स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे जो हमारी एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी है वो हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है। और पिछला ही लेक्चर मैंने आपसे डिस्कस किया था राज्य विधानमंडल से संबंधित, ठीक है। और आज हम डिस्कस करने वाले मित्रों हाईकोर्ट से संबंधित टॉपिक, ठीक है। कंप्लीट ये टॉपिक हम करेंगे। और मित्रों सुप्रीम कोर्ट से संबंधित टॉपिक मैंने पहले ही आपको करवा दिया था। जो भी नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं या जिन्होंने भी उस टॉपिक को नहीं देखा या देखना चाहते हैं तो अलग से मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, ठीक है। आप वहाँ जाइए और अच्छी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का एक एक प्रावधान, मित्रों एक एक शब्द एक एक प्रावधान आपको डिटेल से अगर पढ़ना है तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और जितने भी व्यूअर्स नए हैं वो सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए हाई कोर्ट से संबंधित टॉपिक हमारा आज स्टार्ट हो रहा है। देखो क्या कहता है मित्रों, ध्यान से सुनिए रहेगा। कह रहा है भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को यह अधिकार दिया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय भी स्थापित कर सकती है। क्या मित्रों, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की आज यहाँ पे फिर से बात आ रही है। और मैंने एक जगह और बताया था आपको 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से हमने जो है क्या प्रावधान किया था। राज्यपाल के ही चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हम 2 या 2 से अधिक राज्यपालों, यानी ऐसे बताया था मैंने, एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का हम राज्यपाल बना सकते हैं एक ही समय में। यानी एक राज्यपाल पंजाब का भी है और हरियाणा का भी है, तो ऐसे हम एक राज्यपाल को 2 राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और वही प्रावधान यहाँ पे कह रहे हैं क्या कि हम भारत में हमने क्या संविधान के माध्यम से हमने क्या प्रावधान किया कि हमने ये किया कि हाई कोर्ट हमने, यानी अलग प्रत्येक राज्य के लिए हमने एक हाई कोर्ट की व्यवस्था तो की ही है, लेकिन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 क्या कहता है कि ये कहता है कि संसद अगर चाहे ना तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट स्थापित कर सकती है। यानी एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए हो या 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्र के लिए हो, यानी या एक राज्य या एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए हो, ठीक है। तो इस प्रकार से संसद को यह अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। मित्रों इस बात को आप अवश्य याद रखना, क्लियर। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स क्या कहता है, इस समय देश में 25 उच्च न्यायालय हैं और उनमें से 4 साझा उच्च न्यायालय। केवल दिल्ली ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय सन 1966 से है। यानी क्या मित्रों, ये कहना चाह रहा है कि हमारे देश में कितने हाई कोर्ट है वर्तमान में, तो कह रहा है 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है। और 25 हाई कोर्टों में से केवल दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी यानी एक ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है, केवल दिल्ली, जहां उसका अलग से हाई कोर्ट है। यानी दिल्ली हाई कोर्ट का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। और ऐसा कोई अन्य संघ राज्य क्षेत्र नहीं है कि आपने जो ऐसे सुना हो कि पुदुचेरी हाई कोर्ट या अन्य कोई हाई कोर्ट, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ संघ राज्य क्षेत्र की, यानी राज्यों में तो है हाई कोर्ट, बात की जा रही है ना कि देश में 25 उच्च न्यायालय हैं और दिल्ली का तो अलग से अपना एक अलग से उच्च न्यायालय बना हुआ है सन 1966 से ही, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, अन्य संघ राज्य क्षेत्र, ये कह रहा है कि अन्य संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। ये कहना चाह रहा है कि और जो भी, यानी दिल्ली का तो अलग से अपना हाई कोर्ट बना हुआ है, लेकिन दिल्ली के अलावा जितने भी जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, ठीक है, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनके जो हाई कोर्ट हैं वो अन्य राज्यों के हाई कोर्ट के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, संसद एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार किसी संघ राज्य क्षेत्र में कर सकती है अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र को एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर भी कर सकती है। यानी ये कह रहा है कि संसद को हमने ये शक्ति दी है कि भैया आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहोगे तो कोई हाई कोर्ट है, ठीक है, तो उस हाई कोर्ट का न्यायिक क्षेत्र कहाँ कहाँ तक होगा, यानी उससे हाई कोर्ट में, यानी एक राज्य में मान लो कोई हाई कोर्ट है, अगर आप उस राज्य के हाई कोर्ट का अब अगर आप दूसरे राज्य में भी विस्तार करना चाहते हो, यानी आप ऐसा चाहते हो कि हाँ एक ही हाई कोर्ट 2 राज्यों का कार्यभार संभाले, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। कह रहा है किसी संघ राज्य क्षेत्र में भी कर सकती है और संघ राज्य क्षेत्र को अगर हाई कोर्ट से निकालना चाहे तो निकाल भी सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं हाई कोर्ट के संगठन के बारे में, यानी हाई कोर्ट की जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसे होता है। तो कह रहा है प्रत्येक हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और उतने अन्य न्यायाधीश जितने आवश्यकता अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अब मित्रों कई बार एग्जाम्स में यही पूछ लिया जाता है क्या कि हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट में जो जज होते हैं,
ठीक है, तो उनकी संख्या कितनी होगी इसका निर्धारण कौन करता है? तो आप याद रखना मित्रों, इसका निर्धारण करते हैं राष्ट्रपति जी। क्लियर? इसका निर्धारण राष्ट्रपति जी करते हैं। क्लियर है? और इस तरह संविधान में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में विशेष तौर पर कुछ बताया नहीं गया है, इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। तदनुसार राष्ट्रपति कार्य की आवश्यकता अनुसार समय समय पर इनकी संख्या निर्धारित करते हैं। ये कहना चाह रहा है कि हमने राष्ट्रपति को ये अधिकार दे दिया कि भैया आप जब चाहोगे तब राष्ट्रपति, यानी अगर आप जब चाहोगे तब आप हाईकोर्ट में कितने जज होंगे, ठीक है, तो उनकी संख्या आप निश्चित कर सकते हो, यानी आपकी ये विवेकाधीन शक्ति है, आपको ये विवेकाधिकार है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति की आवश्यकता अनुसार, यानी राष्ट्रपति क्या करेंगे, काम की आवश्यकता अनुसार उनकी संख्या में वृद्धि करते रहते हैं। ठीक है, तो ये कोई निश्चित नहीं है कि कितनी उनकी संख्या होगी, बस उनके काम के अनुसार हम उनकी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखो क्या कहता है। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात आती है कि कैसे हम न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, और आई होप कि आपको पता भी होगा कि कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से हम जो है हाई कोर्ट के और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको हम नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करें, न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में चर्चा की जाती है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सही है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद ही की जाती है। यानी ये कह रहा है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। लेकिन आगे ये कहता है कि जो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं ना हाईकोर्ट के न्यायाधीश हो, यानी हाईकोर्ट के, मैं चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूँ, और अन्य जस्टिस भी होते हैं, यानी अन्य जो हमारे न्यायाधीश होते हैं वो भी। ठीक है, तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट के, ठीक है, तो उसकी जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति उसमें जो है सहायता लेते हैं किस किस की, एक तो CJI यानी हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एक वो, और जिस भी राज्य का हाईकोर्ट का, यानी जिस भी राज्य में हाईकोर्ट का हमें मुख्य जज की नियुक्ति करनी है तो उस राज्य का राज्यपाल, यानी एक तो हो गया राष्ट्रपति, एक हो गया राज्यपाल, और एक CJI हो गया। तीनों मिलकर के किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और आगे कहता है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेते हैं। यानी अब मान लो कि हमें अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी, यानी मुख्य न्यायाधीश, यानी मान लो आप ऐसा समझो किसी हाईकोर्ट में जो है पहले से मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, और हमें अन्य न्यायाधीश को नियुक्त करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 4 सदस्य लेंगे। कौन कौन से? एक तो राष्ट्रपति होगा, एक राज्यपाल हो गया, ठीक है, एक हमारा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो गया, और एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। यानी ये 4 लोग मिलकर के हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, यानी चीफ जस्टिस के अलावा अन्य न्यायाधीश की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी वो नियुक्ति करते हैं। 2 या अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालय में नियुक्ति में राष्ट्रपति सभी संबंधित राज्य के राज्यपालों से भी परामर्श करते हैं। यानी अगर मान लो 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, ठीक है, और उनका एक ही न्यायालय है हाई कोर्ट, ठीक है, तो उन परिस्थिति में अगर मान लो हमें किसी जज की नियुक्ति करनी है तो हम दोनों राज्य के राज्यपालों से सहमति लेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखो मित्रों, मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी आपसे एक चर्चा की थी कि सुप्रीम कोर्ट यानी जो हमारी संसद थी, वो संसद एक कानून लेकर के आ रही थी, NJC यानी नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। उसके माध्यम से वो ये चाह रहे थे कि हाँ हम जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, यानी वो मनमानी करना चाह रही थी संसद। तो इस प्रकार से फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी जो जुडिशल रिव्यू है यानी न्यायिक समीक्षा का उपयोग किया था, और आगे जाकर के उसने फिर जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक करार घोषित कर दिया था। तो वही प्रावधान यहाँ पे कहेंगे कि हालांकि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम NJC एक्ट दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया, और परिणामतः पुराना कॉलेजियम सिस्टम पुनः अस्तित्व में है। यानी 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कार्यरत कॉलेजियम सिस्टम को एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से प्रतिस्थापित किया गया था। यानी संसद ये चाह रही थी कि हम भैया हम करेंगे अब चुनाव हाईकोर्ट के न्यायाधीश और हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के, यानी वो मनमानी करना चाह रही थी कि वो अपने फेवर में फिर अपने फेवर में वो निर्णय ले सके। तो इस कारण से फिर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, और उसके जाकर के जो उसने फिर अपनी न्यायिक समीक्षा का अधिकार, यानी उसने फिर न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है उसका उपयोग किया, और NJC एक्ट को उसने असंवैधानिक करार घोषित कर दिया। और अब भी जो है हम कॉलेजियम के माध्यम से ही जो हमारे जज हैं उसकी हम नियुक्ति करते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और अब देखो चर्चा करने वाले हम न्यायाधीश के लिए योग्यताओं की बात करेंगे कि न्यायाधीश में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। अगर आप भी न्यायाधीश बनना चाहते हो तो आपके पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप एक हाईकोर्ट के जज बन सको। देखो क्या कह रहा है, पहला कहता है कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, दूसरा कहता है कि उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, ठीक है, और तीसरा ये कहता है कि वह हाईकोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो।
यानी पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा 10 वर्ष का उसको अनुभव हो न्यायिक कार्य में, और तीसरा है कि उसको लगातार 10 वर्ष में यानी लगातार हाईकोर्ट में उसको 10 साल तक एडवोकेट रहना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में जरा मैंने कौन कौन सी बातें बताई थी मेरे को कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइएगा। मैंने आपको डिटेल से वहाँ बताया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसको रिवाइज नहीं करूँगा क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये बातें याद होगी, और अगर आपको याद नहीं है तो आप जब बात जाकर के वापस से उस सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर्स को सुनिए। बहुत ही डिटेल से और डिस्कशन में मैंने समझाया, एक एक बात, एक एक प्रावधान पे मैंने इतना डिटेल से समझाया मित्रों, ठीक है। और आगे क्या कहता है, उपयुक्त से यह स्पष्ट है कि संविधान में हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त संविधान में सुप्रीम कोर्ट के विपरीत प्रख्यात न्यायविदों को हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि संविधान ने ऐसा नहीं बताया कि हाईकोर्ट के लिए यानी हाईकोर्ट का जो जज बनेगा उसकी कितनी आयु होनी चाहिए, ठीक है। और आगे कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, संविधान में सुप्रीम कोर्ट के विपरीत प्रख्यात न्यायविदों को हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी जो हमारे यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे प्रख्यात न्यायविद है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के विपरीत, तो उनको जो है हम हाईकोर्ट का न्यायाधीश नहीं नियुक्त कर सकते। क्लियर है। अब देखो मित्रों, वो शपथ क्या लेगा, वो जो हमारा हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनेगा उसको शपथ दिलवाएंगे राज्यपाल, तो वो कौन कौन सी शपथ लेगा और क्या बोलेगा। कहता है, जिस व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है वह पद संभालने से पहले राज्यपाल के माध्यम से शपथ लेता है या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से शपथ लेता है, ठीक है। और वो शपथ में बोलता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा और सम्यक प्रकार और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा और संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखूंगा, ठीक है। और ये चौथी बात मैंने वहाँ भी बताई थी आपको सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में कि मित्रों, जो नेतागण यानी जो जितने भी नेता शपथ लेते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, तो वो जो शपथ लेते हैं ना मित्रों, वो ये 3 बातें ही बोलते हैं। वो चौथी बात नहीं बोलता कि मैं संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखूंगा, वो जरूर ऐसा बोलता है कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और चौथा यहाँ पे क्यों बोल रहा है, क्योंकि संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखूंगा, क्योंकि संविधान की वो रक्षा करता है। और मैंने आपको मूल अधिकारों के चैप्टर में बताया था, यानी फंडामेंटल राइट्स का मैं आपको चैप्टर करवा चुका हूँ, और मैंने वहाँ भी बताया था, अनुच्छेद 32 में भी मैंने आपको बताया था, और आगे के चैप्टर्स में भी मैंने कई बार आपको बताया है कि हमने सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का गारंटर घोषित किया है और संविधान का व्याख्याकार भी तो घोषित किया हमने सुप्रीम कोर्ट को। तो इस कारण से मित्रों, हाईकोर्ट भी यानी हाईकोर्ट का जज भी और सुप्रीम कोर्ट का जज भी जब शपथ लेता है ना, तो वो जरूर बोलता है कि मैं संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखूंगा, क्योंकि वो संविधान की रक्षा करेगा। न्यायपालिका का मतलब क्या है, वो न्याय करेगी, ठीक है। जैसे विधायिका का कानून बनाती है, ठीक है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, और फिर न्यायपालिका क्या काम करती है, न्यायपालिका यही तो जांच करती है कि कोई जो कोई कानून बन रहा है वो सही है या गलत है, यही तो वो बताती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब कह रहा है कि न्यायाधीशों का कार्यकाल होगा वो कितना होगा, यानी कितने वर्ष तक वो काम करेंगे। तो देखो कह रहा है कि वे 62 वर्ष तक काम करते हैं। इसके आयु के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। यानी हाईकोर्ट का जो जज होगा वो 62 वर्ष तक काम करेगा और सुप्रीम कोर्ट का जज 65 वर्ष तक। मैंने आपको वहाँ भी बताया था। तो इस प्रकार से आपको यानी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए आपको, जिस प्रकार से मुझे भी तो याद है। और मैंने आपको कम से कम यानी बहुत दिन पहले मैंने आपको वो चैप्टर पढ़ाया था, मैंने उसको जो है यानी वहाँ जब ही पढ़ाया था मैंने आपको, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, और मैंने भी नहीं पढ़ा खुद, तब भी मेरे को जो है याद है चीज़ें। और जो योग्यताओं की हम बात करते हैं वो भी मैं याद है मेरे को, लेकिन मैंने आपसे खुद पूछा है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर करिएगा कमेंट। अब देखो आगे कहता है कि वो 62 वर्ष तक तो काम करेगा, और अगर मान लीजिए उसकी आयु का कोई भी प्रश्न होगा ना, यानी वो कितनी साल, यानी अगर मान लो हमको आयु बढ़ानी हो या कम करनी हो, तो राष्ट्रपति जो है क्या करेंगे, जो हमारे CJI हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उससे वो परामर्श करेंगे और जो निर्णय वो लेंगे राष्ट्रपति, उसका निर्णय अंतिम होगा। और कह रहा है कि वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेज सकता है, यानी वो जब चाहे तब राष्ट्रपति को इस्तीफा दे देगा अगर उसको अपना त्यागपत्र देना है तो। और संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकते हैं। यानी मैंने वहाँ भी बताया था, एक प्रक्रिया मैंने आपको विशेष रूप से बताई थी, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के माध्यम से, और यहाँ भी वो प्रक्रिया आएगी, आप देखिएगा आगे, ठीक है। तो संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है और उसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में हो जाने पर या किसी दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित हो जाने पर वह पद छोड़ देगा। बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा वो, तो फिर हाई कोर्ट में क्यों जज रहेगा वो, ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्या कहता है, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, जो मैंने अभी भी आपसे चर्चा की थी कि न्यायाधीश जांच अधिनियम के माध्यम से हम एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से हम हाई कोर्ट के जज को और सुप्रीम कोर्ट के जज को महाभियोग के माध्यम से हटाते हैं। तो वही यहाँ पे चर्चा की जाएगी, तो ध्यान से सुनिएगा। और जिन लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर मैंने पढ़ाया, अगर उसने पढ़ा है आपको
यानी आपने उस चैप्टर को पढ़ा है और आपको याद है, तो आपको इस चैप्टर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं लेने वाली है, क्योंकि वहाँ भी यही प्रावधान लागू होगा पूरा। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जो इंडियन पॉलिटी है ना, वो ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप एक बार दिमाग में मेमोराइज कर लेंगे, एक माइंड मैप आप बना लेंगे, तो अच्छी प्रकार से आपको याद रहेगी, चीज़ें हमेशा के लिए याद रहेगी। और कई बार तो मित्रों कॉमन सेंस के माध्यम से ही क्वेश्चन हल हो जाता है। अगर आपको कोई प्रावधान भी याद नहीं है ना, तो आप इतना पढ़ लेते हैं कि हाँ, कॉमन सेंस आपको लग जाता है कि नहीं, ये ऑप्शन गलत हो सकता है। इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि बार बार लेक्चर्स को सुनिए। देखो क्या करा है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद के द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी किया जा सकता है। प्रस्ताव को विशेष बहुमत के साथ संसद के प्रत्येक सदन का समर्थन, यानी कुल सदस्यों के बहुमत का समर्थन और मौजूद और मतदान करने वालों का 2/3 समर्थन मिलना आवश्यक है। हटाने के 2 आधार सिद्ध कदाचार और अक्षमता। यानी अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आई हैं, और आपको यानी जो नए व्यूअर्स हैं उनको तो सही चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, क्योंकि बहुत जटिल यहाँ पे बात बताई जा रही है। और मैं इसको जो है अब आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हाईकोर्ट का जज हटेगा। कैसे हटेगा? राष्ट्रपति उसको उठाएंगे। अब कैसे हटाएंगे कि हमें अगर हटाना ना, तो हम क्या करेंगे, एक विशेष प्रक्रिया अपनाई हुई है, ठीक है। उस विशेष प्रक्रिया के माध्यम से यानी संसद में प्रस्ताव हम लेकर के आते हैं। वो प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है, कैसे? सदन के 2/3 बहुमत से, यानी संसद के कुल सदस्यों की जो संख्या है उसका 2/3 बहुमत और मौजूद और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, ठीक है। उसके माध्यम से हम उसको, अगर मान लो वो प्रस्ताव पारित हो जाता है, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको जो फिर हम हटा देते हैं। और किसके आधार पर हटाते हैं? कदाचार और अक्षमता के आधार पर। इन दो ही कारण हैं कि इन दोनों के आधार पर हम उस व्यक्ति को हटाते हैं, ठीक है। अब देखो और मित्रों, हाँ, यहाँ पे जो बात आई ना, क्या कि जो विशेष बहुमत की बात आ रही है, अलग से मैंने लेक्चर डाला हुआ है, इतना डिटेल से समझाया, एक एक प्रावधान के बारे में, एक एक शब्द के बारे में मैंने वहाँ पे समझाया है। यानी विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत और विशेष बहुमत, इन तीनों के बारे में अलग से मैंने समझाया है। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, राजनीतिक शब्दावली के नाम से, आप वहाँ जाइए, ठीक है। और उसमें और भी बहुत से चैप्टर हैं, छोटे छोटे, यानी छोटी छोटी वीडियो हैं, लेकिन वो इतनी कमाल की वीडियो है कि जो भी कन्फ्यूजन होते हैं ना, यानी ऐसी छोटी छोटी कन्फ्यूजन नहीं, आपकी जो दूर हो जाएगी, और आप अभी भी यानी कभी भी उसको भूलेंगे नहीं फिर। तो वही बात मैं कर रहा हूँ कि जो प्रत्येक सदन का समर्थन, यानी कुल सदस्यों का बहुमत, यानी इसका मतलब है कुल सदन। यानी मान लीजिए लोकसभा में, पहले हम जो है मित्रों इसकी चर्चा कर लेते हैं कि कैसे उसको हटाते हैं, फिर मैं समझाऊंगा आपको आगे, ठीक है। और देखो क्या कह रहा है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम जो है ना, वो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में बताता है। यानी अगर आपसे ये कोई पूछे ना कि संविधान के माध्यम से, यानी संविधान ने कोई प्रक्रिया बताई है क्या हाईकोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान ने हमें बताया ही नहीं। हम तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 लेकर के आए थे, और उसके माध्यम से हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं उसके पद से। अब देखो कैसे हटाते हैं कि अगर मान लो हमें प्रस्ताव लेकर के आना है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जज को उठाने का, मैं या सुप्रीम कोर्ट की जज की बात नहीं करूंगा, ठीक है। वैसे दोनों में प्रावधान सेम ही है, लेकिन हम हाईकोर्ट की चर्चा कर रहे हैं तो हाईकोर्ट ही शब्द यूज करेंगे, ठीक है। देखो क्या कहता है कि अगर मान लो हमें हाईकोर्ट के जज को हटाना ना, तो हम क्या करेंगे, प्रस्ताव लेकर के आएंगे। लोकसभा में हम लेकर के आ रहे हैं तो 100 सदस्यों के माध्यम से, यानी 100 सदस्य उस प्रस्ताव पर साइन करेंगे और हम उसको लेकर के आएंगे लोकसभा में। और अगर हमें राज्यसभा में लेकर के आना है तो हम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर के माध्यम से हम प्रस्ताव लेकर के आएंगे, ठीक है। अब मित्रों प्रस्ताव हम लेकर के आए, ठीक है। अगर मान लो हम लोकसभा में लेकर के आए तो अध्यक्ष उसको स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, और राज्यसभा में सभापति उसको स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि अगर मान लो कि वो प्रस्ताव स्वीकार हो गया, यानी मान लो कि अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया या सभापति ने स्वीकार कर लिया, तो वो क्या करेगा, फिर अध्यक्ष सभापति 3 सदस्यीय समिति गठित करेगा, यानी 3 सदस्यों की एक कमेटी गठित करेगा। और उस कमेटी में कौन शामिल होंगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी, और मैंने वहाँ पे भी समझाई थी सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में भी। क्या मैं देखो आगे समझाऊंगा भी आपको। देखो क्या करा है, वो समिति बनेगी ना 3 सदस्यों की, एक तो होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, यानी सुप्रीम कोर्ट का यानी CJI जो है वो होगा, दूसरा होगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और एक होगा प्रख्यात न्यायविद। अब आपने यहाँ पे एक बात गौर की हो क्या, कि सही है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो जाना चाहिए उस समिति में, ठीक है, और एक होगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब मित्रों आप जरा सोचिए, यानी आप जरा सोचिए कि हम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, और उस कमेटी में वह खुद ही शामिल है। यानी कितनी बड़ी विडंबना यहाँ पे हमें को देखने को मिल रही है कि वो खुद उसमें शामिल है, उस कमेटी में जिसमें उसको हटाने के लिए हम प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। और एक प्रख्यात न्यायविद, यानी कोई भी बड़ा जो लॉयर है, जो न्यायविद है, न्यायविद का मतलब होता है जो न्याय का जानकार हो, यानी हो सकता है कि वो एडवोकेट लॉयर हो सकता है बड़ा। तो 3 सदस्य कमेटी हम गठित करते हैं, और यह समिति अगर पाती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या अयोग्य है, तो फिर क्या करता है कि सदन जो है, यानी कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है। और अगर मान लो उस कमेटी ने यह कह दिया कि हाँ
ये जो जज है ये कदाचार का दोषी है, इसको हटाया जा सकता है, यानी इसको हटाना चाहिए, जा सकता है नहीं, इसको हटाया जाना चाहिए। तो फिर जो है उसने रिपोर्ट दे दी सदन को। अब सदन क्या करेगा, उस प्रस्ताव पर विचार करेगा, ठीक है, और दोनों सदनों के माध्यम से उस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। और मान लीजिए विशेष बहुमत के माध्यम से वो प्रस्ताव पारित हो गया, तो फिर जो है उस प्रस्ताव को हम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और फिर जाकर के राष्ट्रपति उसको हटा देते हैं। यानी कितनी लंबी प्रोसेस है, यानी इतना आसान नहीं है हटाना। और आपको पता हो तो मैंने वहाँ भी बताया था सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में क्या, कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, ठीक है, फॉर्मर जज थे, नाम मेरे को उनका याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन उनके खिलाफ जो है हाल ही में करीब 1 साल का, यानी 1 साल पुराना ही चर्चा का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है ना हमारे, शायद दीपक मिश्रा थे, उनके खिलाफ जो है हम ये प्रस्ताव लेकर के आए थे उनको हटाने के लिए। और राज्यसभा में हम लेकर के आए थे, और राज्यसभा जो सभापति थे ना, जो हमारे वेंकैया नायडू जी, उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको हम यानी हम उनको फिर हटा नहीं सके, ठीक है। तो देखो ये प्रावधान है उसको हटाने का। अब आपको ज़्यादा लंबी प्रोसेस लग रही हो, लेकिन मित्रों बहुत ही आसान प्रोसेस है, कुछ नहीं है। प्रस्ताव लेकर के आएंगे, ठीक है, उसको स्वीकार कर लेंगे। तो स्वीकार करने के बाद हम 3 सदस्य समिति कमेटी गठित करेंगे, कमेटी जांच करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट पर फिर वोटिंग होगी, और वोटिंग पर अगर मान लो वो पास हो गया तो राष्ट्रपति के पास आदेश जाता है, राष्ट्रपति उसको हटा देते हैं। अब मैं जो आपसे बात कर रहा था ना विशेष बहुमत की क्या होता है, तो मैंने वहाँ भी समझाया, लेकिन यहाँ पर मैं संक्षेप में आपको समझा रहा हूँ। देखो विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है कि दोनों सदनों का, यानी मान लो हमने लोकसभा में प्रस्ताव लेकर के आया था, ठीक है, तो अब जब हम इस प्रस्ताव पर वोटिंग करेंगे ना, तो कैसे करेंगे कि लोकसभा की कितनी सदस्य संख्या है, 543 है, तो 543 का 2/3 बहुमत हमारे को यहाँ चाहिए होगा, ठीक है। आप निकाल लेना कितना होता है, ठीक है। एक तो हमारे को ये बहुमत चाहिए होगा, दूसरा क्या होगा कि मान लो उस दिन 400 सदस्य उपस्थित थे उस सदन में, लोकसभा में, जब वोटिंग हो रही थी, ठीक है। तो 400 सदस्यों में से, ठीक है, तो 400 सदस्यों में से 2/3 बहुमत हमारे को फिर चाहिए, यानी 400 सदस्यों ने मान लीजिए वोटिंग की है, तो 400 सदस्यों का हमारे को 2/3 बहुमत फिर से चाहिए होगा, यानी 2 बहुमत, एक तो 543 का बहुमत और एक 400 सदस्यों का बहुमत, यानी 400 उपस्थित है तो उपस्थित सदस्यों का हमें बहुमत चाहिए होगा 2/3। तो इस प्रकार से दो प्रकार के हमारे को बहुमत चाहिए होते हैं यहाँ पे, एक तो कुल सदस्य संख्या का और एक उपस्थित और मतदान करने वालों का। यानी उपस्थित होते हैं वही तो मतदान करते हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन करता है ये उपस्थित और मतदान, एक ही तो है, उपस्थित होंगे तो मतदान करेंगे और नहीं भी करेंगे तो जितने मतदान करेंगे उसका हम 2/3 निकाल लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया, और इससे भी अच्छी तरीके से, यानी यहाँ भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन वहाँ डिटेल से मैंने आपको समझाया, अलग से मेरी वहाँ वीडियो डली हुई है। तीनों में अगर आपको अंतर समझना है, साधारण, पूर्ण और विशेष बहुमत में, और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, ये भी मैंने अलग से समझाया है वहाँ पे, तो जरूर से आपको उसको देखना चाहिए। कहीं भी अगर आपको उस लेक्चर में कन्फ्यूजन है, किसी भी प्रकार के बहुमत में अगर आपको कन्फ्यूजन है, तो आपको उसको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रावधान है मित्रों, है ना। और देखो उपरोक्त में से ये स्पष्ट है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही है। वही तो मैं आपको पहले ही बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के और हाईकोर्ट के न्यायाधीश को जो हटाने का प्रावधान है, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो एक ही तो है, ठीक है। क्योंकि दोनों को ही तो राष्ट्रपति हटाते हैं, और दोनों को ही हटाने के लिए हम लोकसभा में और राज्यसभा में लेकर के प्रस्ताव आते हैं। यानी वहाँ तो मान लीजिए हम ये मान लें कि हाँ सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो हम लोकसभा और राज्यसभा में लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हाई कोर्ट है तो क्या हम विधानसभा और विधान परिषद में लेकर के आ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, वेतन और भत्तों की हम बात करने वाले हैं कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश का वेतन और भत्ते सुविधाएं जो है कौन निर्धारित करेगा? संसद निर्धारित करेगी, और वहां भी सुप्रीम कोर्ट का संसद निर्धारित करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो न्यायाधीश का स्थानांतरण की अब हम चर्चा करने वाले हैं कि न्यायाधीश का ट्रांसफर कैसे होगा। तो देखो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में कर सकता है। यानी अगर मान लो हमें एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में किसी हाईकोर्ट के जज का ट्रांसफर करना है तो कौन करेगा? केवल और केवल राष्ट्रपति करेंगे, और वो भी सीजेआई की सहमति से, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। यानी राज्य सरकार को यहाँ पे कोई शक्ति नहीं दी, क्योंकि राज्य सरकारें यानी राज्य सरकारें अपनी मनमानी कर सकती है, और उनको तो यानी राज्य सरकारें तो ज़्यादा मनमानी करती ही है, फिर भी केंद्र सरकार तो कम करती है मनमानी, राज्य सरकार तो ज़्यादा करती है। आए दिन मुद्दा उठता रहता है, ठीक है। कभी जो है यानी कई बार दल बदल का मुद्दा उठा है, यानी किसी सरकार में, यानी राजस्थान में आपने देख लिया कि कैसे जो है पार्टियों में लड़ाई हो रही है, सत्ता पक्ष में जो है गुट उभर करके आ रहे हैं। तो राज्य सरकारें जो होती है वो ज़्यादातर अपनी मनमानी करने लगती है। इस कारण से जो मित्रों संविधान ने हमारे को जो शक्तियाँ दी ना, बहुत अच्छी, यानी संविधान निर्माता जो थे वो बहुत ज्ञानी थे। आप इस बात को समझिए कितना उन्होंने सोच समझ के ये प्रावधान डाले हैं। अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, सन 1977 में
1977 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण केवल अपवाद स्वरूप और लोक कल्याण को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए, न कि दंड के रूप में। और दोबारा 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यायाधीशों के स्थानांतरण को मनमानी रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा जरूरी है। यानी मित्रों वही तो मैंने आपसे बात की ना, अभी इतना डिटेल से मैंने आपको समझाया कि राज्य सरकारें मनमानी करती है, इस कारण से हमने उसको ये शक्तियाँ नहीं दी स्थानांतरण करने की। और यही तो बात कह रहे हैं कि अगर मान लो हमें किसी न्यायाधीश का यानी किसी जज का हमें ट्रांसफ़र भी करना है ना, तो दंड स्वरूप नहीं करना चाहिए। यानी मान लीजिए हमें इसलिए उसका ट्रांसफ़र करें कि उसको जो हम पनिशमेंट, यानी कई बार आपने सुना होगा ना पनिशमेंट पोस्टिंग आपने सुना होगा कि दंड की जो है हम उसकी पोस्टिंग कर रहे हैं कि आपको दंड स्वरूप हम जो है दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं, तो उस तरफ नहीं होना चाहिए। लोक कल्याण को ध्यान में रखकर, हाँ, कि मान लो उस राज्य में कोई हाई कोर्ट का है, यानी हाई कोर्ट है उसमें जज नहीं है, ठीक है, वहाँ बहुत मामले आते हैं, तो उस कारण से लोक कल्याण को ध्यान में रखते हो तो हम उसका स्थानांतरण कर सकते हैं, यानी उसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन पनिशमेंट पोस्टिंग आप नहीं कर सकते। क्लियर है। और यही बात फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में भी जाकर कही कि अगर मान लो हम उसका ट्रांसफ़र कर रहे हैं और मनमानी तरीके से कर रहे हैं ना, तो आप उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हो। यानी जो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया है, और मैंने अलग से आपको चैप्टर भी पढ़ाया न्यायिक समीक्षा का, न्यायिक सक्रियता का, जनहित याचिका का, सुप्रीम कोर्ट का ही चैप्टर की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसी में ये सब चीज़ें शामिल है। ठीक है, तो जरूर से आप उसको चैप्टर को देखो। और अगर आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी याद करनी है ना मित्रों, मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको महारत हासिल करनी है कि मैं बार बार उसको भूलूँ ना, ठीक है, बार बार हमें क्या होता है कि जैसे ही कोई चैनल पर वीडियो आई हम उसको फिर देख लेते हैं। अरे आप एक बार ही तो उसको अच्छी तरह से पढ़ लो, बार बार आप क्यों भटकते हो। जैसे मैं अगर मान लो कोई चीज़ है, यानी इंडियन पॉलिटी के बारे में अगर कोई डिस्टर्बेंस भी होता है या कोई चीज़ मैं भूलता भी हूँ, तो मुझे इस बुक में कोई चीज़ तुरंत मैं देख लेता हूँ, तो वो दिमाग में वापस फिर जो रिवाइंड हो जाती है। और जो हमारी करंट अफेयर्स है, यानी हाई कोर्ट कितने अब बढ़ते जा रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट में कितनी संख्या हो रही है, तो आप उसको अपडेट करते रहिए अपने नोट्स में। तो ऐसे हमें पढ़ना है, हमें बार बार भटकना नहीं है। ऐसे तो हमारी यानी समय इतना कम होता है कि आप जो है फिर उसको तो पढ़ते ही रह जाएंगे, एग्जाम तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लेक्चर को यहीं स्टॉप रखते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में और अगले भाग में हम चर्चा करने वाले हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के साथ। यानी कई बार ऐसा होता है, क्या होता है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते, तो उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं। तो वही प्रावधान की हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जितने भी व्यूअर्स नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही मेरी वीडियो आपके पास पहुँचेगी। आप नोटिफिकेशन बेल जो है उसके ऑल के बटन पर क्लिक करना, तभी मेरी वीडियो आपके पास पहुँचेगी, अन्यथा नहीं पहुँचेगी। ठीक है, तो इस कारण से मैं सब्सक्राइब करने के लिए आपको बोल रहा हूँ। बाकी अगर आपको जो मेरा लेक्चर अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। जैसी कोई मैंने आपके ऊपर पाबंदी भी नहीं लगाई, ऐसे कोई मैंने जैसे राष्ट्रपति पर सलाह मानने के लिए, यानी राष्ट्रपति को सलाह मानना बाध्य है मंत्रिपरिषद की, वैसे मैंने आपके ऊपर कोई बाध्यता स्थापित नहीं की है कि आप उसको लाइक ही करना। आपकी मनमर्जी है, आप डिसलाइक करो। आपको हो सकता है कि आपको मेरे लेक्चर सही नहीं समझ में आ रहे हो, लेकिन मित्रों सत्यता की हमें जो है जांच करनी होगी, और सत्यता को हमें स्वीकार करना होगा कि हमें कोई चीज़ याद नहीं आ रही है या हम भूल रहे हैं, तो उसमें कोई हमें यानी उसमें कोई शर्म की बात नहीं कि हम उसको देख रहे हैं। हमें तो एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें कोई जो है चीज़ याद करनी है। तो अगर मान लीजिए कहते ना कि छोटी चीज़, यानी मान लो हमें कोई छोटा व्यक्ति है और हमें जो है बड़ी बात उससे पूछनी है, या कोई छोटी ही बात पूछनी है मान लो, और हम बड़े हैं, तो हम क्यों शर्माएं उससे। हमें सीखना है, जीवन में सीखने के लिए तो आए हैं। तो कोई भी चीज़ अगर सीखनी है, तो अगर मेरी लेक्चर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कहीं और जा करके देख लीजिए, लेकिन पढ़ना है तो भाई सीखना तो पड़ेगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम फिर से मिलने वाले हैं, और ये हमारा चैप्टर जो हाई कोर्ट का है वो चलता रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू है, तो आप इसकी बिल्कुल मत करना। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।